देखिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मुगल साम्राज्य के विषय में। मुगल जो साम्राज्य का जो संस्थापक थे वो बाबर था। इसी बाबर के बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। देखिए, बाबर के बारे में वीडियो तो बनाई हूँ जिसमें आपने देखा, लेकिन अभी आप लोगों को एक नोट्स उसका बनाने सिखाऊंगी, किस तरीके से नोट्स बना सकते हो, जैसे कि आप उस नोट्स से आपको याद होगा। मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा बुक है, अब उसको पढ़ते पढ़ते बाबर का पूरी कहानी पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, इसलिए जितने भी आपको पढ़ाया गया है उसका एक नोट्स अच्छे तरीके से बनाओ। एक इस तरीके से आप लोग को बुक्स लेके, अब इसमें क्या करना है, आपको सादे जो पन्ने मिलते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे दिया गया है बाबर, अब मुगल साम्राज्य 1500 से लेके 1526 से लेके 1857 तक ये मुगल साम्राज्य के विषय में आपको पूरा टोटल, लेकिन इनमें से एक एक राजा के बारे में जो शासक आए थे यहाँ पे भारत में, उसके बारे में आपको टोटल लिख लेना है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बना दिया कि बाबर के विषय में, बाबर का नोट्स इस तरीके से आपको बना देना है एक तरफ कि उसके जिस समय वो अपने फरगाना में पैदा हुआ था, फरगाना का ये था, भारत में आया था, तो इसके बारे में इस तरीके से बना लीजिए। इसके बाद देखिए कि उसको निमंत्रण किसने दिया था भारत में आने के लिए, वो आप बना लीजिए, एक साइड में उसको बना लीजिए। ऐसे अपने, ये तो अभी सादा है पन्ना, इसमें आपको बता रही हूँ किस तरीके से मैं भी नोट्स तैयार कर देती हूँ, जिससे कि आसानी पड़ता है हम लोगों को समझने में, इसमें दिक्कत फिर नहीं होगी हमें। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से उसे निमंत्रण किसने दिया था, और भारत पे टोटल 5 युद्ध उसने किया था, 5 बार उसने मतलब कि भारत में आक्रमण किया था। तो कितने बार उसने युद्ध किया था भारत में, टोटल 5 बार। इससे पहले भी उसने अपने देश में था, फिर भी उसने युद्ध किया था। किस तरीके से किया था, उसको कब उसको बादशाह का उपाधि धारण कर लिया था, कहाँ पे ऐसा युद्ध किया था, बाबर उसने नाम अपना कब रखा था, और बाबर से पहले इसका नाम क्या था, ये तो आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जो वीडियो ठीक ठाक गई और उसमें आप लोगों ने देखा भी। तो बाबर ने किस तरीके से अब युद्ध किया था, ये सारे वीडियो आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। अब इस वीडियो को अगर आप पूरे देख लेते हो तो इससे आपको कम से कम 60 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, जिससे कि बाबर से रिलेटेड आपको 60 लगभग क्वेश्चन, 60, 65 या फिर 50 भी हो सकता है। इसके अलावा आपसे कहीं से कुछ नहीं पूछ सकता है, लेकिन इतना आपको जरूरी है समझना। अब आप लोग मुगल साम्राज्य में देख लिए हो कि संस्थापक इसके बाबर था, और बाबर कहाँ का था, फरगाना का था। 4 मुस्लिम आक्रमण हुए थे, तो आपको पता है। इसमें से हम, ये मध्यकालीन इतिहास हम लोगों का है, क्या है ये, जब हम मुस्लिम आक्रमण जब से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया था, उसके बाद जो महमूद गजनवी आया था, मोहम्मद गौरी आया था, इसके बाद ही तो बाबर आया था। तो 750 मतलब साल तक वो राज किया, ये किया, मतलब ये जितने भी किए हैं ना, इनके बारे में पूरा डिटेल में। और ये लिखिए कि हमारा ये जो इतिहास है हमारा मध्यकालीन इतिहास है, पहले मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम वाला लिखिए कि वो भारत में उसने क्या क्या किया था। इसके बाद महमूद गजनवी के विषय में समझिए कि 17 बार उसने किस तरीके से कहाँ कहाँ आक्रमण किया था, मतलब युद्ध किया था, भारत में किस तरीके से आया, लूटा पाटा चला गया। और उसके बाद गौरी के विषय में देख लीजिए, जैसे गौरी में आप लोगों ने देखा कि 5 उसके बाद वंशज आए थे, गुलाम वंश, ये सब वंशजों के विषय में आप लोगों को पढ़ लेना है। गुलाम वंश हो, खिलजी वंश हो, तुगलक वंश हो, सैयद वंश हो, या फिर आपका लोधी वंश हो। लोधी वंश जैसे ही खत्म होता है, बाबर अपना स्थापना यहाँ पे कर देता है, उसको निमंत्रण भेज दिया जाता है कि आइए 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 हमारे देश में, हमारा ही राजा हमसे नहीं मान रहा है। तो ये विषय में आपको जो भी जानकारी है ना, इसको एक नोट्स में तैयार करिए। और वो नोट्स किस तरीके से तैयार करिए, मतलब क्वेश्चन लिख लिया आपने और उसका आंसर लिखते गए, पन्ने भर गए, पूरा टोटल पन्ना भर गया, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपके अपने माइंड में हो जाना चाहिए कि इतिहास हम इसका पढ़ चुके हैं बाबर का, और बाबर का हमें नोट्स किस तरीके से बनाना है, तो उस तरीके से आप बनाइए। बाबर कहाँ का था, उज्बेकिस्तान के फरगाना का था। कहाँ का था, फरगाना का। ये उज्बेकिस्तान सेंट्रल एशिया में आता है, जिसमें 5 देश आते हैं, कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, उज्बेकिस्तान है, जो भी है 5 है ना, इनमें से ये उज्बेकिस्तान के फरगाना का रहता है। बाबर जब आता है भारत पे आक्रमण करने के, तो फरगाना का रहता है। तो इसका जन्म जब हुआ था, जन्म, तो इसके जन्म का जो समय था, पूछेगा कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तब बताना कि 14 फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ था, और जन्म स्थान इसका फरगाना था। यहाँ पे इसका जन्म हुआ था बाबर का। इसके बाद आपसे पूछेगा कि उसका नाम जो था पहले, जब वो अपने
फरगाना में पैदा हुआ था तो उसका नाम क्या था उस समय का? बाबर तो बाद में नाम रखा ना उसने, जब उसने भारत पर आक्रमण किया था, जिस समय पानीपत का युद्ध किया था, तब उसने अपना बाबर नाम रख दिया था। उससे पहले उसका बाबर नाम नहीं था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। तब आपसे पूछेगा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद ये किसका नाम था? यही बाबर का नाम था, जहीरुद्दीन मोहम्मद। लेकिन जब ये पैदा हुआ था इसके माँ बाप ने ये नाम रख दिए थे। तो इसके पिता कौन थे? अब पूछेगा कि बाबर के पिता का नाम क्या था? बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जिसमें तैमूर वंश का ये शासक था। ये पांचवा उस समय था, पांचवा शासक, वंश कहिए, पांचवा वंश था। तैमूर के बारे में आप लोग जानते हो, ये चंदेल का एक सेनापति था। क्या नाम था उसका? हाँ, चंदेल ही तो नाम था उसका। चंदेल का ये क्या था? सेनापति था। तो तैमूर ये क्या था कि तैमूर वंश का ये था। मान लीजिए अलग अलग वंश चलना, एक बार राजा कोई आया तो उसका वंश अलग हो गया, अब ये जो तैमूर आया था उसके वंशज में ये आ गया था, तो ये फरगाना का था। ध्यान में आपको रहना चाहिए। इसकी माता जो थी, इसकी माता का नाम था, इसके माता का नाम था कुललुग, मतलब इसका नाम था इसके माता का कुतलुग निगार खानम। अरे नामों तो अलग अलग होता है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। इसका माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, ये इसके माता का था। ये चंगेज खान के वंश की थी, ठीक है। चंगेज खान ये कहाँ का? तैमूर। चंगेज खान का ये सेनापति था। अगर बोलने में दिक्कत हो गई हो पिछले बार में तो वो दिक्कत हो गई होगी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये कौन से, ये तैमूर जो था, तैमूर लंग इसका नाम था। ये चंगेज खान का सेनापति था। अब इसका बाप ये तैमूर लंग के समय, मतलब उस तैमूर वंश का था, और ये था चंगेज, जो चंगेज खान था उस समय के इसकी माता थी, मतलब। तो ये दोनों का जब शादी हुआ था तो ये इसके जन्म जब हुआ था, इसके बेटा जन्म हुआ था, उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसने बाबर अपना नाम बाद में रखा था। इसके बाद पूछेगा कि बाबर जब अपने गांव में था तो उसने अपने राजगद्दी पे कब बैठा था? जब फरगाना में था तो वो अपने राजगद्दी पे कब बैठा था? तो 8 जून 1494 में। ध्यान से समझना, ये आपका इस तरीके से नोट्स रहेगा जो आपको तैयार करना होगा। कब? 8 जून 1494 में उसने अपने राजगद्दी को संभालना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तब इसकी दादी ने इसे 11 वर्ष के उम्र में इसको राजा बना दिया था और राजगद्दी पे इसे बैठा दिया था। तब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब बाबर था, बाबर ने राजगद्दी पे कब बैठा? तो ये 8 जून 1494 में, और उसकी उम्र क्या थी? मात्र 11 साल की उसकी उम्र थी जब उसने राजा बना था, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछता है कि बाबर बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? वह बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? तो इसने 1507 में इसने काबुल इसको बहुत मन भाता था काबुल। तो उस काबुल जो अभी पाकिस्तान में आप लोगों को पता होगा, तो वहाँ का इसको बहुत मन में भाता था, तो वहाँ पे भी इसने युद्ध किया था। तो उसने वहाँ पे उसको बादशाह की उपाधि इसने धारण कर लिया था। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया था? 1507 में, यानी ये काबुल में। ये तो आ गया माइंड में, आपके दिमाग में तो हो ही गया होगा। इससे पहले, भारत से पहले इसने आक्रमण जो किया था बहुत सारे जगहों पे किया था। युद्ध जो किया था इसने समरकंद में किया था, इसके बाद इसने गजनी में किया था। हर जगह इसको मन भाता कि यहाँ हम जाएं, यहाँ जाएं, यहाँ जाएं। इसने फरगाना में भी किया था, तो इसने फरगाना में भी इसने किया। इसने काबुल में किया, ये देख रहे हो आप लोग काबुल। इस काबुल में इसने युद्ध किया था। इन जगहों पे युद्ध करते हुए जब देखा, अब मान लीजिए कि आपका घर है और आप अपने घर को छोड़ के और दूसरे घर के लिए जाते हो अपनाने के लिए, तो हो सकता है कि यहाँ का कोई अलग शासक हो और आपके घर पे हमला बोल दे और सोचे कि ये हमारा है, वहाँ पे दूसरा राज करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही समरकंद में गया, वहाँ जैसे ही गया तो फरगाना हाथ से चला गया, मतलब निकल गया। समरकंद को जैसे ही जीता तो गजनी पता चला गया, गजनी में आया तो समरकंद गया, समरकंद से जैसे ही काबुल में पहुँचा तो इस तरीके से उसने उसका सारा के सारा साम्राज्य उसका बिखर गया, उसको कहीं रहने का ठिकाना नहीं रह गया था।
और उसको काबुल बहुत मन में भाता था और काबुल का कुछ एरिया में वो घूमता फिरता रहता था। यानी सोचा कि हम अपने सैनिकों को लेके कहीं कहीं, सैनिक भी होंगे उसके पास, जब युद्ध ही करता था, उसको बादशाह की उपाधि उसने धारण कर लिया था, तो काबुल में जैसे वो कहीं कहीं रहना स्टार्ट कर दिया था, काबुल के लोग भी भगा दिए। तो हर जगह से जब वो भागा, मतलब यहाँ वहाँ घुस रहना स्टार्ट कर दिया था। कौन? बाबर। बाबर को कहीं ठिकाना नहीं था। और उस समय हमारे दिल्ली सल्तनत में, जिस समय बाबर वहाँ पे था, अपना राज करता था, उस समय अपने दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश चल रहा था। और उस समय लोदी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोदी थे। और इब्राहिम लोदी को देख के मन में इसके ही पड़ोस के, इसके चाचा भतीजा जो भी हैं, दौलत खान है, आलम खान है, और जैसे राणा सांगा है, मेवाड़ का वो शासक था, इन सबों को मन में नहीं भाता था। सोचता था कि ये इब्राहिम लोदी पूरे पे सांप के जैसे पूरे धन पे डंक मार के बैठा हुआ है, हम क्या करते हैं कि हम इसको किस तरीके से पराजित कर देते हैं। इसी बीच में राणा सांगा ने युद्ध किया था, 1518 में इससे युद्ध किया। उसमें लोदी को तो हरा दिया था, लेकिन पूरी तरीके से धन उसका नहीं मिल पाया था। इसलिए राणा सांगा सोचा कि इससे तो हम हरा दिए, लेकिन फिर भी हम अभी मतलब कि निर्धन ही है, धन हमारे पास है ही नहीं। इसने क्या किया कि सुना इसने कि काबुल में एक बाबर में, उसका नाम क्या था उस समय? उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। एक व्यक्ति रहता है और वो व्यक्ति बहुत ताकतवर है। उन सबों को मालूम था कि ये नहीं जान रहे थे सब कि इसके पास ठिकाना कहीं नहीं है, इसलिए यहाँ से वहाँ घूमता फिर रहा है। फरगाना से हटा दिया गया, समरकंद से हटा दिया गया, गजनी से हटा दिया गया, काबुल के कहीं कहीं जगहों पे रहता था। उसने क्या किया कि अब यहाँ के जो दौलत खान थे, आलम खान थे और राणा सांगा थे, सोचे कि हम क्या करें, अब इसको किस तरीके से हराएं। तो इन्होंने कहा, ये सब पहुँचे, अपना पत्र लिखे, अब टेलीफोन तो रहता नहीं है, पत्र लिखे, एक निमंत्रण पत्र दिया और कहा कि देखो, आपको हमारे भारत में आना है और हमारे भारत में आने के बाद आपको लड़ाई करना है इब्राहिम लोदी से। बड़ा खुश हुआ, कहा चलो देखते हैं, एक बार देख ही लेते हैं। अब यहीं पे आपको अपने नोट्स में इतने चीज़ बनाते हुए दूसरे तरफ जाना है और लिखना है बाबर का भारत पर आना। यानी कि उसको निमंत्रण दिया गया था। और किसने निमंत्रण दिया था? तो उसको निमंत्रण देने वाले पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि बाबर को भारत आने के लिए किसने बुलाया था? तो दौलत खान और आलम खान ने इसे बुलाया था। और कहा जाता है कि पत्र राणा सांगा ने लिख के भिजवाया था। कहा था आइए आप हमारे भारत में और आके यहाँ पे युद्ध करिए, तो मतलब युद्ध करके हमें जिता दीजिए, और जब हम जीत जाएंगे, आप जीत जाओगे, आप चले जाना और हम लोग यहीं पे हम अपना सांप बन के अब डंक मारेंगे, वहीं पे बैठ के राज करेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी एंट्री होती है किसकी? बाबर की। तो बाबर की भारत पे किस स्थान से एंट्री होती है, किस जगहों से आता है? तो पश्चिम भारत से पंजाब में अपनी एंट्री कर देता है, मतलब आ जाता है। कहाँ पे? पंजाब में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बाबर किस साइड से आया था, किस जगहों से आया था और किस जगह पे रुक गया था? आया था तो पंजाब में रुका, और पंजाब के बाद वो भारत में पहला युद्ध किया। और जब पहला युद्ध किया था, पहला युद्ध तो 1519 में मतलब कहाँ पे हुआ था? बाजौर युद्ध उसने किया था। पहला युद्ध पूछेगा, 5 बार भारत में युद्ध इसने किया था, तो पहला अगर पूछता है तो 1519 में इसने बाजौर में युद्ध एक किया था। इसके बाद ये आया और कहाँ पे? सोचा कि हमें तो मारना है किसे? मेन तो हमारा ये टारगेट कौन है? इब्राहिम लोदी है। इब्राहिम लोदी को हमें ख़त्म करना है। ये बहुत अपने चालबाजी से चला, सोचा कि देखते हैं कि क्या मिलता है हमें भी यहाँ पे युद्ध करने के बाद, क्योंकि सैनिक लेके गया, उसके सैनिक ख़त्म होंगे, हो सकता है वो भी ख़त्म हो जाए, जीत जाए। वही कहते हैं ना कि खेल होता है एक चीज़ का, किसी चीज़ का खेल होता है। जिस तरीके से अगर आपको किसी चीज़ के, ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको किसी न किसी चीज़ में जीत पानी है, इसलिए देख रहे हो, तो आप मेहनत कर रहे हो, और मेहनत करने के बाद सोच रहे हो कि हमें ये याद हो जाए, और हम इस चीज़ को, अगर हमारा कहीं से भी फंस जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, तो हम इस चीज़ को लिख देते हैं। लेकिन ध्यान में रहे, बिना नोट्स के नहीं तैयार रहना।
तैयार रहना तो हथियार के साथ। जिस तरीके से बाबर ने हथियार का यूज किया था पानीपत के युद्ध में, इसी तरीके से आप लोग नोट्स के साथ और तैयार रहना एकदम कि हमें इस जो फोकस हमारा किस पे है, हमारी किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे है ना, ये फोकस हमारा उसी पे है, टारगेट वही बना दिए हैं, हम उसी पे करेंगे। मेन मंजिल तो आपको पता है, मानते हो कि हमारे मंजिल ये है, लेकिन रास्ते का पता नहीं है, लेकिन हमें पहुंचना है, पहुंच जाओ अपने मंजिल पे। तो इसी तरीके से ये भी अपना दिमाग लगाया और कहा कि चलते हैं हम। तो उसने क्या किया कि पानीपत का युद्ध किया था। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ इसने पानीपत के युद्ध किया था। अब इब्राहिम लोदी को पता ही नहीं था कि इसे किसने बुलाया थे, ठीक है, इब्राहिम लोदी को यह बात पता नहीं था और इसको क्या किया गया, बुला लिया गया। ये सब बुलाए और कहे कि आप पंजाब में ठहरिए और सारे सेना उनादम तैयार करके रखिए, तब हम इसको बुलाते हैं। इसको बुलाया। अब पता चला इब्राहिम लोदी को कि आ गया। कौन आ गया? बाबर आ गया। बाबर नहीं आ गया, इसका नाम था क्या, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ये आ गया। क्या करते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद आया है, इससे हमें युद्ध करना है। युद्ध करने के बाद तो अपना बाबर नाम रखेगा। अब ये जैसे ही युद्ध करने के लिए तो 21 अप्रैल अब 1526 में 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी से युद्ध करता है, जमकर ये युद्ध करता है। किससे युद्ध करता है? इब्राहिम लोदी से बाबर युद्ध करता है। और इस युद्ध में वो किसको हरा देता है? इब्राहिम लोदी को हरा देता है। लेकिन कौन सा पद्धति अपनाता है? अब तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फंसेगा, किस पद्धति से बाबर ने इब्राहिम लोदी को घेर लिया था? मेन टारगेट बना लिया था कि देखो, ये इसको पता था, इसको पहले से ही इसको ज्ञान था, पता था कि जब हम युद्ध कर रहे थे उज्बेकिस्तान में, चाहे उज्बेकिस्तान के फरगाना से, हर जगह से जब हमने युद्ध किया था, तो वहाँ पे हम क्यों हारे थे, ये माइंड लगाया, माइंड सेट किया। आप अगर किसी जॉब में फेल हो जाते हो, मतलब किसी नौकरी नहीं मिल पाती है, किसी पेपर जाते हो देने, एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो आप सोचते हो ना कि हमने सच में गलती कहाँ किया था। देखो, बच्चे के पास जैसे ही क्वेश्चन जाता है ना, वो पकड़ उसकी आ जाती है कि ये तो हमने पढ़ा था, और उस पर वो अपना ठीक आंसर करके आता है। लेकिन जिसको पता नहीं रहता है, वो कहता है कि ये कहाँ से पूछा है, कहाँ से पूछा है। लेकिन इसको हर एक चीज़ का पता था कि हमने युद्ध करके आया और इस युद्ध में अब हमें जीतना है। अब कौन सा पद्धति अपनाएंगे जैसे हम जीत लेंगे इसे। तो पानीपत के युद्ध में उसने युद्ध जीतने का एक कारण उसका था। जब पानीपत अब पूछेगा कि बाबर युद्ध जीतने का उसका कारण क्या था, उसने मेन उसका टारगेट क्या था, कारण क्या था, उसने सैन्य कुशलता से लड़ा था, सैन्य कुशलता से लड़ाई किया। अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि पानीपत लड़ाई में वो किस चीज़ का यूज किया था, तो उसने तुगलमा और तोपखाना का प्रयोग किया था, दो चीज़ का। पहली बार मध्यकालीन इतिहास में पहली बार बाबर ने तोपखाने का यूज किया था, तोपों से उड़ाया था इब्राहिम लोदी को। कैसे? तोपों से उड़ाया था, हटा दिया था उसको पूरे तरीके से। सोचा कि देखो अब ये हमारी दिमाग जो, अब देखो यहाँ पे जो पहला युद्ध 1519 में किया था बाजौर में, यहाँ पे इसने सारे टारगेट पहले से बना लिए थे कि हम इस चीज़ का तोप यहीं पे रखते हैं और जैसे ही हम इब्राहिम लोदी को मारने जाएंगे वहाँ पे हम लोग सारे तोप का यूज़ करेंगे। तो इसने तोपों का यूज़ किया था और इसने तुगलमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग करने के बाद किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। अब बताइए, क्या ये क्वेश्चन नहीं है, क्या पूछेगा नहीं कि पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किस पद्धति का यूज किया था? भैया इसने यही किया था, तोपखाने से उड़ाया था। अब जो तोप बिछाया था, अब ये पूछेगा कि जो तोप बिछाया था तोपखाने से मारा इसको, तुलगमा पद्धति अपनाया था, मतलब तुलगमा से और तोपखाने से। अगर ये पूछेगा कि ये जो तोपखाना बिछाया था वो किस पद्धति से अपनाया था, सेना को भी बिछा दिया था कि देख भैया क्या करना। सेना जब बिछाया था तो कहा कि देखो किस तरीके से आपको लड़ना है। मान लीजिए कि ये बंदा यहाँ से आएगा, इब्राहिम लोदी यहाँ से आएगा और हम लोगों को जो अपनी बिछानी है सेना, इस तरीके से बिछानी है कि ये नहीं कि इकट्ठा लाइन लगा देना है इस तरीके से, ऐसे ऐसे लाइन लगा के, तब तो हम मार ही नहीं पाएंगे। एक को मारेगा, दो को मारेगा, मारते मारते ख़त्म कर देगा। इसने कहा, इसने अपना दिमाग लगाया बाबर ने कि ऐसे नहीं करनी है हमें करना क्या है
कि जैसे ही इब्राहिम लोदी यहाँ से आएगा और हम लोग अपने सेना इस तरीके से बिछाते हैं। ये सेना बिछाने का इसने एक तरीका अपनाया था, ये तुलगमा पद्धति, यानी इस तरीके से इसने एक क्या किया था, अपने तरीके को अपनाया था और कहा था कि जब हम तोप को जब बिछाएंगे तो कौन सी पद्धति, ये लूमी पद्धति रहेगी, यानी हमारा तोप इस साइड रहेगा, हमारा तोप इस साइड रहेगा, मेन ये रहेगा हमारा। ये यहाँ से इसने इस तरीके से किया था कि हमारा मेन ऐसे रहेगा और जैसे ही तोप हमें चलाना होगा सैनिक यहाँ से हटेंगे और यहीं से हम इसे ख़त्म करेंगे। जैसे ही सैनिक हमारे हटेंगे हम यहाँ से इसे जितने भी इसके सेना आके बीच में लड़ेंगे, इससे हम इसे क्या करेंगे, पराजित करेंगे। आपके माइंड में आ रहा है कि नहीं, किसने कौन पद्धति अपनाया था, रूमी पद्धति। इस पद्धति से इसे हम ख़त्म करेंगे। तो रूमी पद्धति के बारे में पूछेगा कि तोप बिछाया किस तरीके से था, तो रूमी पद्धति से। ये आपके माइंड में तो अब मुझे लग रहा है कि आ गया होगा। ये दोनों के दोनों नोट्स इस तरीके से आपको तैयार करना होगा। अलग तरीका आप अपनाओगे फिर आप जानोगे। मेरे को तो ये लगता है कि आपको इस तरीके से काम को करना होगा, पूरे दिमाग लगा के ऐसे आपको नोट्स तैयार कर देना है। आप तो बात को समझ रहे, जैसे मैं बोल रही हूँ इस बात को तो आप समझ रहे हो कि मैम ने सच में क्या कहा था, कहाँ से किस तरीके से इसे, उसका पहले जन्म, माँ बाप का नाम, उसने फरगाना से पहले फरगाना में ही किसको किसको हराया, किस तरीके से भारत में आया, किसने इसको बुलाया, कब ने कितने युद्ध इसने कर दिया। तो इसने दो युद्ध यहीं पे कर दिया, 2 युद्ध कर दिया। एक 1519 में बाजौर में प्रथम युद्ध भी पूछेगा आपसे, पानीपत का युद्ध भी पूछेगा। आप दोनों युद्ध के बारे में बता देना। पानीपत के युद्ध में कौन सा उस समय कौन सा वंशज भी चल रहे थे, कौन सा वंश, लोदी वंश चल रहा था और वहाँ का राजा कौन था, इब्राहिम लोदी था। अब इस इब्राहिम लोदी को उसने हरा दिया और चला और कहा कि अब क्या हुआ कि कौन बुलाया था उसे, राणा सांगा ने बुलाया था। ये मेवाड़ का राजा था और इसको राणा सांगा ने बुलाया, कहा कि आप आइए और हमारे भारत में आने के बाद आपको क्या करना है कि किसको उड़ा देना है, इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर देना है, अब हमारा राज चलेगा। लेकिन बाबर जैसे ही उसे ख़त्म कर दिया, दिल्ली में उसे पानीपत के युद्ध में, और दिल्ली में राज ही करता था, दिल्ली सल्तनत का ये शासक था। अब इसने देखा कि इसको जैसे ही उड़ा देगा, राणा ने देखा कि ये उड़ाने के बाद चला जाएगा और हम लोग राज करेंगे। राणा सांगा था, राणा सांगा मेवाड़ का राजा था। इसने सोचा कि चला जाएगा। अब बाबर को वहाँ पे देखा तो मन भाग गया, क्या चीज़, यहाँ का जगह, यहाँ का पैसा, यहाँ का धन, यहाँ का दौलत। सोचा कि हमारे लिए तो कोई स्थान ही नहीं, जगह बचा हुआ है, हम जाएं कहाँ। वो वहीं पे ठहर जाता है राणा सांगा और कहता है क्या कि अब हम यहीं पे आराम करेंगे। देख भैया अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। इस बात पे दौलत खान, आलम खान, राणा सांगा नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि देख भाई तेरे को मैं बुलाया था सिर्फ युद्ध करने के लिए, अब तू किया, अब तू जा यहाँ से। ये कहा देख भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, जाऊँगा तो नहीं, क्योंकि हमारे पास ठिकाना नहीं है रहने के लिए। तुम्हें क्या पता था, हमारे पास ठिकाना होता तो तुम्हारा युद्ध करने तुम्हें यहाँ पे छुड़ाने आते। तुम हमें बेवकूफ़ समझ रखे हो, अपने माइंड से में चले हैं। तो कहा कि अब क्या करोगे, तो ये कहा राणा सांगा कि हम तुमसे युद्ध करेंगे। तुम मुझसे युद्ध करोगे, कोई बात नहीं, एक को तो हमने हरा दिया, तुम्हें भी देख लेंगे। अब क्या किया कि ये खानवा का युद्ध हुआ। कब हुआ, 1527 में। 26 में पानीपत का युद्ध होता है, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। 1 साल के बाद यहाँ पे 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध कहा जाता है, मेवाड़ का ये शासक था। तो ये खानवा का युद्ध। अब इस तरीके से आपको करना क्या है कि अब ये तो आप बना लिए, क्या किया, बाबर ने भारत में आया और भारत पे आके आक्रमण किया था। लेकिन ये आगरा में जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, इसको आप इस तरीके से एक साइड, यहाँ पे जगह नहीं है ना तो मैं इस तरीके से बनाती, यहाँ पे इसे बना देती, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी गैप करके यहाँ से थोड़ा सा और इसे बना के फिर ये बताती, फिर ये बताती। इससे आपको तुरंत माइंड में पूरे जाके एक बैक सेट हो जाता। या भूलने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से जो नोट्स दिखाई हो ना, इसका यूज़ ज़रूर आप करना, इसका आप करके देखना एक बार। मैं कह रही हूँ आपको कि इस बार ये काम करके आप देखना, इस नोट्स को एक बार बना के देखना। अगर आपको कहीं लगेगा ना तो आप कमेंट करके मुझे कहना कि मैम आपने जो कहा गलत कहा। लेकिन एक बार मेरा भी एक बार सुन लेना, सबका तो सुनते ही हो, जितने भी टीचर्स हैं ना उनके सुनते हो, लेकिन इस तरीके का एक नोट्स बनाओ।
डिटेल पूरा ना लिखो, इसने आया, इसने मारा, इसने क्या किया, इसने क्या किया, कुछ ना लिखो। भारत आया, भारत आने इसको निमंत्रण दिया गया, भारत आया, ये किया, ओके, कुछ नहीं है। ऐसा इतनी लंबी कहानियाँ लिखने से अच्छा है कि समझ में आ जाए तो शॉर्ट में लिखो, कि आपके माइंड में तुरंत आए कि हो, और ये मैंने तो ये पढ़ा था, ये बताया गया था। मेरी वीडियो नहीं, किसी की वीडियो देखो, मैं नहीं कहती हूँ मेरी देखो, जो आपको जहाँ अच्छा लगे वो काम करो। जब आपको जो अच्छा काम लगे ना वो ही काम करो, उससे अलावा आप दूसरा काम ना करो। किसी के समझाने से मेरे हो सकता है कि आपको ये ना भाए मन में, ये नोट्स ना भाए, आप अपने तरीके से बनाओ। ये मैं नहीं कर रही हूँ कि नहीं आप पे जोर दे रही हूँ, नहीं जोर नहीं दे रही हूँ, बस ये कर रही हूँ कि अगर आपको किसी पेपर में फेल नहीं होना है, किसी एग्जाम में फेल नहीं होना है, तब आपको यही करना होगा, अन्यथा आप क्या करोगे आप जानो। ठीक है, अन्य टीचर पढ़ाते हैं और उसमें मैं भी आपको पढ़ाती हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि आप क्या करोगे। अब यहाँ पे आपको इस मेवाड़ के शासक के बारे में देखना और खानवा का युद्ध देखना है। जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था 1527 में। क्यों हुआ था आपको तो पता ही है, चाहता था ये कि चला जाए, बाबर चला जाए। अब इसने अपने बाबर नाम रख दिया था, बाबर नाम रख दिया, कहा कि भैया हमारा नाम क्या है। अब इसका नाम पूरा अगर आपको पढ़ना पड़ेगा तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर पढ़ो, या तो बाबर पढ़ो या तो जहीरुद्दीन मोहम्मद पढ़ो। ये भैया कहाँ का था, फरगाना का था, ध्यान में है ना, फरगाना का था। कहाँ का था, फरगाना का था। एक खानवा का युद्ध हुआ। इस खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच में जम के युद्ध होता है। लेकिन राणा से पता चलता है कुछ कुछ राजाओं को कि अरे बाबर को भगाने के लिए राणा सांगा ने युद्ध का भैया कर दिया है कि अब युद्ध होगा। कुछ कुछ राजा आए नहीं, राजा ने अपने सैनिकों को भेजा और सैनिक बहुत सारे हो गए। ये तो पानीपत के युद्ध में हराया था ही इब्राहिम लोदी को। राणा कहता है कि अरे भाई ये मेरे से क्या जीतेगा। कहते हैं ना कि अपने आप को कभी बहुत बलशाली नहीं समझना चाहिए। बहुत पढ़े लिखे हो ना तो बहुत दब के रहो, अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं समझना चाहिए। मुझसे कोई अगर ये पूछ दे, कभी अगर 4 औरतों में अगर बैठी हूँ, औरतें मतलब वो ज़्यादातर कुछ नहीं जानती हैं, तब उनके पास अगर बैठूँ तो अगर वो कहती हैं कि आप बताइए कि 10-20 कितने होते हैं, तो मैं कहती हूँ अरे भाई इतना जोड़ना पड़ेगा, रुक जाओ मैं उंगलियों पे जोड़ के बताती हूँ। अपने आप को ज़्यादा ना दिखाना नहीं चाहिए, दिखावा करने वाले इंसान सही नहीं होते हैं, दिखावा नहीं। अब इसने राणा सांगा ने कहा अब मैं मजबूत हूँ, राणा सांगा को भगा दूंगा। अरे सॉरी, राणा सांगा कहा मैं मजबूत हूँ, बाबर को भगा दूंगा। बाबर ने कहा ठीक है आप लड़िए आके, मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे जब जीत गए तब तो हमारा सब कुछ, और हार गए तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमारा तो पहले से कुछ नहीं है। हार भी गए तो हमारा कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, अब मर गए तो मर गए, क्योंकि हम मरना पसंद करते हैं लेकिन भागना पसंद नहीं करते। बड़ा बाबर तेज था भाई। अब इसने युद्ध किया। अब राणा का साथ जो देने वाले थे, इसके राणा जो था ना, राणा सांगा का जो युद्ध हो रहा था बाबर से, तो कुछ कुछ राजा थे, जैसे कि इसका नाम था मेदनी राय, ये भी युद्ध में भाग लिया था, और मोहम्मद लोदी भी लिया था। मोहम्मद लोदी लेगा और उसके बाद आलम लोदी लेता है। ये 3 के 3 राजा अपने सैनिकों को भेजते हैं। अरे आदम लोदी तू बुलाया क्यों था, राणा सांगा तू पत्र क्यों लिख के बुलाया था, तुझे तो नहीं बुलाना चाहिए था बाबर को ना, अपने में से लड़ लेता। अगर इतना तेरे पास ताकत था, बाबर से तू लड़ सकता है, तो इब्राहिम लोदी से नहीं लड़ सकता था। तू इब्राहिम लोदी से भी लड़ के, एक जिस तरीके से हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं कि इस राजा को देखो, एक राजा को एक उसका सैनिक ही मार के राजा बन जाता है। हमने इतिहास, जितना भी इतिहास पढ़ा अभी तक, जितना भी मैं पढ़ी हूँ इतिहास, उसमें देखी हूँ मैं कि एक शासक को एक इसका सैनिक मार के अपना वंशज बना लेता है। चाहे हम पढ़े हैं हर्यंक वंश वाले में, उसमें भी हमने देखा कि हर्यंक वंश में हमने देखा कि बिंबिसार था, लेकिन बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु शासक बन गया। बिंबिसार कोई दूसरा नहीं था, अजातशत्रु का बाप था, अजातशत्रु का बाप था बिंबिसार। लेकिन राजा बनने के लिए उसने अपने बाप को मार के राजा बन गया। उसी तरीके से अजातशत्रु का बेटा उदयीन था, ये भी शासक बनने के लिए अपने बाप को मार के शासक बना। ठीक है, हर एक राजा मारते हैं दूसरे एक राजा को और राजा बनने की कोशिश करते हैं। छल कपट का दुनिया है। आज भी देखो कि नेता आपस में, ये जो लीडर हैं, आपस में मार युद्ध सब कुछ एक दूसरे से भिड़वा दे रहे हैं।
तू इस जाति का है, तेरे पे अत्याचार हो रहा है। कोई जाति धर्म कहाँ है ज़्यादा लेके चलोगे आप हिंदू हो, हिंदुस्तानी हो, या यही चीज़ ना मानो भाई। आपको मानने की क्या ज़रूरत है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब मानने की ज़रूरत क्या है? नहीं मानो, और जो है वही मानो। जो चीज़ कहता है कि हम भारत के हैं तो भारत के हैं, हम पाकिस्तानी तो नहीं हैं, हम चाइना के तो नहीं हैं, हम कहाँ के हैं? हम भारत के हैं। तो हमारा पक्ष यही है, आपस में मार करने का नहीं, आपस में सुलझ के चलने का। तू कुछ भी कर ले, मैं भी कुछ कर लूँ। आपस में जनता को लड़ा के नेता आगे बढ़ जा रहे हैं, और जनता बेवकूफ़ पड़ी हुई है। जनता बेवकूफ़ पड़ी हुई है। हम इस जाति के हैं, हम अपने इस जाति को जिताएंगे, हम इस जाति के, हम इस जाति को जिताएंगे। ये नहीं होना चाहिए। अब इसने क्या किया था? देखो, राणा सांगा ने गलती तो किया, अपने इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं ख़त्म किया, इसने बुला दिया। अब इसे भी तो युद्ध करना पड़ेगा, जिसको बुलाया है। अब देख ना कि उसके पास तेरा भी कुछ दिमाग गया होगा, दौलत लोदी का भी दिमाग गया होगा, दौलत खान का भी दिमाग गया होगा, और आलम खान का भी। ये तीनों का तो दिमाग लगा होगा, दिया होगा बाबर को। अब बाबर के पास वही दिमाग भरा हुआ है। तुम लोगों का दिया हुआ ज्ञान उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि तुम लोगों ने मारने के लिए दूसरे के बुलाए थे कि ये आजा मार ले इसे, ठीक है, और दिमाग दे के मरवा दिया। हो सकता है कि कल आपका दुश्मन बन जाए वो, फिर क्या करोगे? तो इसी तरीके से इसका दुश्मन बन गया। अब राणा सांगा ने क्या किया था? राणा सांगा ने मेदिनी राय और ये सब आए, 3 के 3 अपने सैनिकों के भेजा और कहा कि चलो युद्ध करते हैं। अब इस युद्ध में राणा सांगा क्या करता है? जीत जाता है। सॉरी, बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। कौन जीतता है? बाबर इस युद्ध में जीत जाता है, और राणा सांगा इस युद्ध में हार जाता है। जितने भी सैनिक लेने के बाद भी है, पहले ध्यान देना कि राणा सांगा, जब मैं बोली राणा सांगा जीता था, राणा सांगा कमज़ोर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इसके पास 3 जगहों का जितने भी सैनिक थे आए थे इसी के पास, और लड़ाई तो हो रही थी, जम के लड़ाई हो रही थी। लेकिन इसमें राणा सांगा कमज़ोर नहीं पड़ रहा था। लेकिन बाबर ने पहले से ही सैनिक को तैयार अपने किया था और कहा था, देख भाई, तुम लोग अगर लड़ते हो या तुम लोग लड़ जाओगे वहाँ पे तब तो सही है, लेकिन अगर हार जाते हो फिर ना तुम कहीं के हो ना हम कहीं के हैं। ये हमारे इज्जत की बात है, और हम लोग विदेशी हैं, ये सब अपने देश के हैं, ये सब मार के भगा देंगे, बड़ी बेइज्जती होगा। तो ये इतना कूट कूट के भर दिया था ना दिमाग में कि सारे सैनिक कहे कि हम लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे? राणा सांगा से। और राणा सांगा से लड़ने के बाद इसको पराजित कर देते हैं सब। और यहाँ पे इसने अपने आप को खानवा के युद्ध में एक नारा दिया था, इसने दिया था जिहाद का नारा। अब पूछेगा कि बाबर ने खानवा के युद्ध में कौन सा नारा दिया था? तो इसने जिहाद का नारा इसने दिया था। ध्यान मेरे, जिहाद का इसने नारा दिया था। क्या चीज़? देखो, जिहाद का नारा दिया था। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा होगा तो मेरी बोली समझ के आप लिख लो, जिहाद का नारा दिया था। इस तरीके से आप लोग बढ़िया से बनाना। अब इसी के बाद इसने उपाधि धारण किया था। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया? इसने गाजी का उपाधि धारण किया। भैया, ये जीत गया खानवा का युद्ध, ये जीत गया पानीपत का युद्ध, ये जीत गया बाजौर का युद्ध। 3 युद्ध तो इसने जीत गया। अब इसको कोई हराएगा? अब तो इसके पास, अब सबका सैनिक किसी के पास हो गए। मुगल साम्राज्य का ये शासक था बहुत, इसने धीरे धीरे सबको अपने अंडर में ले, सारे सैनिक इसके हो गए। इसने क्या किया था? शाहरुख नामक एक सिक्का चलाया था। अब पूछेगा कि बाबर ने कौन सा ऐसा शासक था जिसने शाहरुख नाम का सिक्का चलाया? तो उसने सिक्का चलाया था कौन सा सिक्का? बाबर ने एक शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। शाहरुख खान नहीं का ना, शाहरुख का ना, ठीक है। इसने मुसलमानों का एक कर माफ़ कर दिया था। मुसलमान हो या उसके सैनिक हो, सैनिकों से भी कहा था, देख भाई तू लड़ेगा ना तो एक तमगा नाम का एक तुम्हारा कर है, टैक्स है, जो हम तुम पे लगा देते हैं। जब ये तुम खानवा का युद्ध जीत जाओगे, मेवाड़ के राजा को हरा दोगे, तो हम तुम्हारा ये कर माफ़ कर देंगे। और मुसलमानों पर से ये कर को माफ़ कर दिया, सैनिकों पर से कर को माफ़ कर दिया था। तो कौन सा माफ़ किया था इसने? बाबर ने कौन सा कर को माफ़ कर दिया था? तो ये
तमगा नामक कर को इसने मतलब क्या कर दिया था, हटा दिया था। कहा कि अब तुम लोगों पे नहीं लगेगा, तुम लोग अब आज़ाद से जियो खाओ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 युद्ध इसने कर लिया, ये भारत में ही युद्ध किया था। अब इसको उपवनों का क्या कहा जाता है, राजकुमार। पूछेगा क्वेश्चन में कि किस राजा को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता है और मालियों का मुकुट कहा जाता है। किस राजा को मालियों का मुकुट कहा जाता है, तो बाबर को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका फंस सकता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये आपको पता चल गया, दिमाग में आ गया समझ में। अब देखना एक चीज़ और यहाँ पे देखना है कि बाबर के समय में मेवाड़ का शासक कौन सा था। बाबर के समय में मेवाड़ का शासक कौन था, तो राणा सांगा था। ये क्वेश्चन आपसे आए, आप इस क्वेश्चन को राइट करना और अच्छे से करना, दिमाग लगा के करना कि जब 1527 का युद्ध हो रहा था, इसमें बाबर कहाँ का था, मेवाड़ का था। और पूछेगा कि बाबर के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो राणा सांगा था। ठीक है। इसके बाबर के आक्रमण जब दिल्ली हुई थी तो उस समय का शासक कौन था। जब दिल्ली हुई थी तो अब तो माइंड में होगा कि जब दिल्ली हुई थी तो इब्राहिम लोदी हो सकता है, क्योंकि बाबर जब भारत पे आक्रमण किया था और पानीपत का युद्ध किया था 1526 में, तो कौन था, इब्राहिम लोदी था। ये आप बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इसके बाद पूछेगा विजयनगर का शासक कौन था, विजयनगर। हाँ, अब ध्यान देना, विजयनगर के बाद में विजयनगर का शासक उस समय कौन था। विजयनगर का उस समय का जो शासक था, जिसे कहा जाता था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बहुत ताकतवर था। बाबर यहाँ तक नहीं पहुँचा, ये कर्नाटक में है। जब मोहम्मद बिन क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक नाम था, वो जब जा रहा था, तुगलक वंश का शासक था, जब वो गया था कहाँ पे, देवगिरी में क्या बनाने जा रहा था, दौलताबाद देवगिरी में राजधानी बनाने जा रहा था। तो उसने 2 जगहों को जीता था, 2 नगर को जीता था, जिसमें एक विजयनगर को और एक इसने जीता था, विजयनगर को जीत लिया। अब बहमनी को इसने जीता था, 2 नगरों को जीता। जैसे ही हटा था तो उस समय अपना अपना वंशज चलने लगा था वहाँ पे। तो वहाँ का जो शासक था ना, कृष्णदेव था विजयनगर में। ये कहाँ है, कर्नाटक में। तो इस विजयनगर का एक शासक था जिसका नाम है, इसका नाम है कृष्णदेव राय वहाँ का शासक है। इससे अझुराने नहीं गया। ये बहुत विशाल, दक्षिण भारत का ये शासक बहुत ताकतवर था, यानी कि ये हरा देता अगर वो जाता तो। लेकिन यहाँ तक ये पहुँचा नहीं। अपने इसने बाबरनामा एक पुस्तक है, उसके पुस्तक का नाम है, अभी आपको बताऊंगी आगे। तो उसने उसमें बताया था कि ये बहुत ताकतवर है, इससे कौन युद्ध करेगा। और दूसरे में बताया था राणा सांगा को, लेकिन राणा सांगा को उतना नहीं मायने दिया, क्योंकि वो जीत गया था ना, इसलिए उसको कहा इसको साइड में रखो। फिर भी कहता था कि ये अब हम हार जाते, लेकिन फिर भी ये हम जीत गए, फिर भी ये ताकत है इसके अंदर। ठीक है। बंगाल का शासक कौन सा था, बंगाल का शासक था नुसरत शाह बंगाल का शासक। बाबर के समय में बंगाल का शासक नुसरत शाह था। ये आपसे अगर पूछेगा तो क्या बताओगे कि नहीं बताओगे, बता देना तुरंत। दिमाग में बस एकदम फिट होना चाहिए कौन कहाँ का शासक था, कौन कहाँ का शासक नहीं था। अब अपने आत्मकथा में इसने मेवाड़ के विषय में 2 हिंदू राजाओं की इसने बात किया था अपने आत्मकथा में, जिसमें इसने बात किया था विजयनगर के बारे में और एक मेवाड़ के राजा के बारे में, 2 राजाओं के बारे में बात। एक कौन सा राजा था जिसका नाम था कृष्णदेव राय था, और एक राणा सांगा था। राणा सांगा मेवाड़ का राजा था और कृष्णदेव राय था विजयनगर का शासक। इन दोनों के बारे में अपना एक आत्मकथा लिखा है, अपने जीवन का सारा कहानी उस बुक्स में लिख दिया है। उस बुक्स में लिखने के बाद इसने कहा कि 2 राजा के बारे में, हिंदू राजा के बारे में, और 5 मुसलमान एरिया के बारे में उसने बात किया था। उन सब शासकों के विषय में बताया था। अब तक 3 युद्ध इसने कर लिया। इसने 5 टोटल युद्ध किया था। अब 5 युद्ध के बाद इसकी मृत्यु हुई थी। तो 3 तो युद्ध आप समझ ही लिए, लेकिन हम चौथे युद्ध के बारे में चलते हैं। अब आपको पता होगा कि जब 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था, 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय और बाबर के बीच में दोनों में हुआ था, जिसमें मेदिनी राय हार गया था। ध्यान देना, यहाँ पे आपको बताई हूँ अभी कि मेदिनी राय जो था ये कब चला था, राणा सांगा के समय में अपने सैनिक को दिया था कि जाओ और तुम लोग राणा सांगा को जिता के आना। अब इस चीज़ को पता चला बाबर को
बाबर ने कहा रुक जाओ, पहले राणा सांगा को हरा लेते हैं तो तुम्हारी तो पारी आएगी ही। कब होता है इसकी युद्ध? 27 में होता है। 1527 में राणा सांगा का खानवा का युद्ध होता है, लेकिन इसके एक ही साल के बाद 28 में 1528 में इसने क्या किया कि इस मेदिनी राय को हरा देता है बाबर, और ये चंदेरी का युद्ध होता है। चंदेरी का युद्ध पूछेगा, अब बता देना कि बाबर और किसके बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था, जिसमें चंदेरी जो राजा था ये हार गया था। कौन? सॉरी, मेदिनी राय हार गया था और चंदेरी के युद्ध में दोनों का युद्ध हुआ था। 1528 में युद्ध को किया गया था। 4 युद्ध समझ लिए। 5वां युद्ध लास्ट है। 5वां युद्ध देखिए। 5वां युद्ध घाघरा का युद्ध हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि इसमें महमूद लोदी और किसके? महमूद लोदी। देखो महमूद लोदी यहाँ पे आया था ना, महमूद लोदी भी आया था, इसको भी हराया था, पूरी तरीके से इसे परास्त किया था। और इसे, ये नदी है घग्गर नदी, आपको पता होगा, घाघरा नदी कहते हैं। ये नदी के पास युद्ध हुआ था। ये मध्यकालीन का इतिहास है, जल और थल दोनों में युद्ध हुआ था। मध्यकालीन का वह इतिहास जो जल और थल दोनों में युद्ध हुआ था। तो यही युद्ध हुआ था जो जल और थल दोनों में युद्ध हुआ था। तो ये 5 के 5 युद्ध को आपको समझ में आया। अब इसने एक अपनी आत्मकथा लिखा था, जो इसकी बुक्स है, आत्मकथा इसने लिखा था। अब उस आत्मकथा के बारे में आपको पूरा समझना होगा। बाबर का जो आत्मकथा था, उस आत्मकथा का जो बुक था, उस बुक का नाम था तुजु और बाबरी। तुजु और बाबरी। ये तुर्की भाषा में था। कौन से भाषा में था? ये इसका जो लिखा गया था बुक्स, ये इसका बुक्स लिखा गया था, ये इसने तुर्की भाषा में इसे अपने को इस बुक्स को लिख दिया था। अब इसने क्या किया था कि इसने एक इसने क्या किया था? आराम बाग बनवाया था। आराम बाग कहाँ बनवाया था? इसने आगरा में एक आराम बाग बनवाया था। जब युद्ध कर लेता था ना वो, तो वहीं पे जाके आराम करता था, एकदम मस्ती से, खुला मौसम, हवाएं सुंदर, बढ़िया से जाके वहीं पे कहता था आराम करेंगे, वहीं पे आराम करता था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो आगे बताऊंगी इसकी मृत्यु होती है तो इसके साथ होता क्या है। ठीक है। अब इसने अपने ये भाषा में, इसने तुर्क भाषा में इसने अपने बुक को लिखा। इसने अपने आत्मकथा को लिखा कि देखो हमारा आत्मकथा हम अगर लिख देंगे तो हमारे बच्चे जो होंगे ना वो इस बुक्स को पढ़ लेंगे। अब पढ़ने के बाद पूरे को समझ लेंगे कि हम इसमें क्या क्या किए थे और क्या क्या चाहते हैं। इसने इसमें लिख दिया था। इसने इसके पास एक, जिसका नाम है अवस्तुकार थे। जैसे इसके पास में एक होते हैं ना कि जिस चीज़ को फिर से दोबारा अनुवाद करके बताइए कि इसने तुर्की भाषा में तो लिखा है, समझ में नहीं आया, इसको एक काम करिए ना कि इसने फारसी भाषा में किसने लिख बता दिया है। फारसी भाषा में एक व्यक्ति थे जिन्होंने अब्दुल रहीम खान, इन्होंने लिख दिया था। ये जो अवस्तुकार थे ना, ये मीर बाकी थे। मीर बाकी बाबरी मस्जिद बनाया था, ध्यान में रहे। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी ने मस्जिद को बनवाया था। बाबरी मस्जिद को मीर बाकी ने मस्जिद को, अभी भी जो अयोध्या में है जिस पे बाबरी मस्जिद के विषय में बहुत ज़्यादा केसेस ये वो चल रहे हैं ना, ये इसी ने बनवाया था। किसने? ये इसी का आदमी था जिसका अवस्तुकार कहते हैं, मीर बाकी था। इसने अपने बाबरनामा में 2 राजाओं का बात किया था। बाबर ने अपने बाबरनामा, जो अब इसका बाबरनामा पुस्तक का नाम जो है ना, बाबरनामा भी कह सकते हो, इसने बाबरनामा आत्मकथा जो है, इसमें 2 हिंदुओं के बारे में बात किया था। और दोनों हिंदुओं के बारे में बात किया था, तो वो कहाँ के थे? एक तो विजयनगर के थे और ये कहाँ के थे? एक मेवाड़ के थे। मेवाड़ का जो था राणा सांगा था, और जो विजयनगर का था उसका नाम क्या था आप बताइए? कृष्णदेव राय था। इन दोनों के बारे में बताया था। उसमें सबसे ताकतवर किसको बताया था? कृष्णदेव राय को बताया था कि ये ताकतवर है, इससे हम युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहले से ही बहमनी पे बहुत ज़्यादा आक्रमण कर रहा है, रायचूर को जीत लिया, बहुत ज़्यादा इसने काम किया था। वो वीडियो आपके लिए बना चुकी हूँ जिसे वो आप देख सकते हो। हर एक वंशज का बारे में मैं वीडियो बना चुकी हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वो देखोगे तब आपको समझ में आएगा। देखो, कहते हैं ना कि छोटा काम इंसान करता है, उससे लोग कहते हैं कि नहीं होगा इतना, दिमाग वो काम ढंग का नहीं करता। नहीं, देखो बाबू, कहती हूँ मैं साफ कि कभी कभी छोटे का भी सुनते हैं और कभी कभी बड़े का। कभी कभी छोटा बच्चा भी आपको अच्छा चीज़ सिखा जाता है, कभी कभी बड़े भी नहीं सिखा पाते हैं। कभी कभी बड़े से भी सीख मिलती है, कभी कभी छोटा भी बचपना दिखा देता है। तो देखना दोनों को चाहिए, 2 लोगों का सुनना चाहिए।
दो लो, एक मूर्ख का भी सुनो और एक ज्ञानी का भी सुनो। जब मूर्ख का सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, और जब ज्ञानी का सुनोगे ना तो आपको ये पता चलेगा हमें क्या करना चाहिए। तो ये दोनों में फ़र्क है कि नहीं? एक मूर्ख का भी सुनना चाहिए, सुनना दोनों का चाहिए, मूर्ख और ज्ञानी का। लेकिन मूर्ख से इतना पता चल जाता है कि हमें क्या नहीं करना है, ज्ञानी से हमें ये पता चल जाता है हमें क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है? तो अब्दुल रहीम ने इसे क्या किया था? अब्दुल रहीम खान और खाना इनका नाम था। इन्होंने इसे तुर्क भाषा में, जो इसने अपने आत्मकथा को लिखा था, इसको क्या किया था? इसको फारसी भाषा में अनुवाद करके बता दिया था। अब इसने 5 मुसलमानों पे अपने इस आत्मकथा में 5 मुसलमानों के बारे में बताया है, जो दिल्ली का शासक, मालवा का था, गुजरात का था, बहमनी का था और बंगाल का था। बहमनी और विजयनगर दोनों के विषय में आपको बताई हूँ। विजयनगर के शासक के बारे में बता दी और बहमनी के बारे में आप लोग पूरा डिटेल में वीडियो देख लेना। समझ में आ रहा है? और विजयनगर के बारे में भी देख लेना, बहमनी विजयनगर दोनों। एक है, इसकी जब मृत्यु हो गई थी, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसने जैसे ही युद्ध किया, इसकी लास्ट युद्ध वही था, आगरा वाला युद्ध। इसमें इसने 1530 में ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा इसकी उम्र नहीं रहती है। इसके उम्र से आप अनुमान लगा सकते हो कि इसकी उम्र कितनी होगी। इसी के अनुसार 47 कुछ ऐसे साल की थी। ये बाबर ये क्या किया कि इसका मकबरा बनाया गया। इसका बेटा था क्या? हुमायूं। हुमायूं को साथ में पानीपत के युद्ध में लाया था। तो पानीपत के प्रथम जो युद्ध किया था इसने, पानीपत का जो युद्ध किया था, इसने अपने बेटे को लाया था। सिर्फ बेटा देख रहा था, बेटा इतना दिमाग से बस सिर्फ देख रहा था, लड़ा थोड़ा ना था। तो अपने बेटा हुमायूं को लाया था। तो बाबर का बेटा था हुमायूं। हुमायूं को लाए, हुमायूं को अपनी राजगद्दी दे दिया, कहा कि भैया तू इसी का राज करेगा, और मेरा जो है ना, अब ये मरा तो ये नहीं बताया कि मेरा कहाँ दफनाना मुझे ले जाके। तो इसने आराम बाग बनवाया था आगरा में, और आगरा में आराम बाग में इसका बेटा हुमायूं ले जाके अपने पिता के शरीर को दफना देता है। तो जो पहले का था मकबरा पूछेगा तो आराम बाग में, आगरा में आराम बाग में है, लेकिन इसे बाद में काबुल ले गया था। कौन ले गया था? अब हुमायूं का बेटा आता है जो इसके कब्र को उठा के, मतलब अब तो कुछ नहीं बचता, हड्डी भी नहीं बचती है, उसमें से मट्टी को उठा के लेके जाता है और काबुल में। तो अपने बुक में इसने लिखा था, जो इसने अपने बुक लिखा था ना, इस बुक में इसने लिखा था कि हमें तो पसंद काबुल है, और हम चाहते हैं कि जब हम मरें तो हमारा शरीर दफन हो कहाँ पे? काबुल में हो जाए। लेकिन इसका बेटा इतना इसके बुक को पढ़ा ही नहीं, इसके बुक को पूरा पढ़ के देखा ही नहीं। इसके बेटा कुछ नहीं किया था। हुमायूं जो था ना, कुछ नहीं, राजगद्दी में बैठा, थोड़ा बहुत लड़ा। हुमायूं के विषय में एक वीडियो आपको बनाऊंगी, अभी वो नहीं बनाई हूँ। अभी हुमायूं के बारे में बताऊंगी आपको, शेरशाह सूरी के बारे में बता दूंगी, अकबर के विषय में बताऊंगी, तो इन सबों के बारे में बताऊंगी। लेकिन जैसे ही उसका बेटा होता है अकबर, किसका बेटा? हुमायूं का बेटा अकबर आता है। अब इसका आप क्या कह सकते हो? बेटे का बेटा था, बाबर के बेटे का बेटा होता है, जिसका नाम रहता है अकबर। अकबर ने देखा कि अरे भाई, हमारे दादाजी ने ऐसा क्या क्या लिखा है इस बुक में जिसे हमारे पिताजी पढ़ नहीं पाए, और भाई वो तो मस्त पियक्कड़ था, पी खा के मस्त एकदम से उसको मौज मस्ती करने से फुर्सत नहीं है। तो मैं कहती क्या हूँ कि काम तो करो, ठीक है, मौज मस्ती करो, सही है, लेकिन इतना ना भूल जाओ कि अपने बारे में ना भूल जाओ कि हम हैं क्या। अब राजा हो तो राजा हो, जो रंग का है वो राजा बनने की कोशिश कर सकता है कि हम रंग का हैं लेकिन राजा बनेंगे। जो राजा है उस राजा को हर एक चीज़ देखना जरूरी है। आप विद्यार्थी हो और आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टडी। जो पढ़ाई आपकी सबसे ज़्यादा मतलब मायने रखती है। पढ़ाई क्या करता है? एक मायने रखता है। किस चीज़ के लिए? आपकी तकदीर के लिए, आपकी मंजिल के लिए, आपको कहाँ ले जाने के लिए, आपको आगे पहुँचाने के लिए। ये आपकी जो स्टडी है यही मायने ज़्यादा रखती है। बच्चों को समझाया जाता है कि देख बेटा आपको ये काम करना है। बच्चे को लगता है नहीं, माँ बाप ना बहुत मेरे ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, बोझ डाल रहे हैं। कोई नहीं बाबू, कोई ऐसा नहीं करता है। कोई नहीं चाहता है कि हमारे बेटे के ऊपर ज़्यादा जोर पड़े। सब चाहता है कि हमारा बेटा खुशहाल रहे। लेकिन बेटा को सोचना चाहिए कि मेरा पिता या मेरी माँ कितनी मेहनत कर रही है तो मुझे कितना कर लेना चाहिए, उससे आधा कर लेते हैं। आपको तो बस सिर्फ घर में बैठ के काम पढ़ना है ना। पापा को आपके कहाँ काम करना है? बाहर काम करना है। मम्मी अगर जो मजबूर है, नहीं कुछ कर सकती, माँ भी काम करके
बेटे को खिलाती हैं, दूर काम करती हैं, मेहनत करना पड़ता है, लेकिन बेटा बेटी को क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है। आपको क्या करना है, पढ़ना है, पढ़ के समझ के आगे बढ़ जाना है। अब उसका हुमायूं जो था, इसका बेटा हुमायूं था, हुमायूं को ये पता नहीं था कि हम क्या करें, तो इसने नहीं पढ़ा किताब को उसके, जिसने अपने आत्मकथा में लिखा था। इसने अपने बाबरनामा, इसे बाबरनामा भी कह सकते हो, इस बाबरनामा को इसने पढ़ा ही नहीं हुमायूं ने। ठीक, उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसके बारे में बताऊंगी अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अब आगे वाला। लेकिन इसका बेटा जो हुमायूं का बेटा जो अकबर आता है, अकबर पढ़ा लिखा नहीं रहता है, पढ़ता तो है लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है। पढ़ता है, कहते हैं ना कि आप पढ़ते हो लेकिन कुछ समझ में ना आए, कुछ लिख ना पाए, कुछ पढ़ ना पाए, वो पढ़ाई किस काम की है, मत पढ़ो। गांव में बहुत सारे पहले के लोग भी, हम लोग भी वो वैसे ही थे, पढ़ते थे तो समझ में ना आता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उम्र ढलती गई तो समझ में आया। तो अब वो ये समय क्या करेगा समझ में आके, तो उसने एक अपना मतलब एक रखते हैं ना दरबार में, कभी फर्स्ट क्लास का किया, भैया तू मुझे पढ़ बताएगा, दोस्त रखते हैं कि देख भैया जो ये लिखा गया तू पढ़ कर। तो उसने अपने दादाजी का बुक दिया, कहा अरे ये कैसा बुक है, देखना तो एक बार किताब ये कैसा है। तो उसने दिया अपने दोस्तों को, वो पढ़ने स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि अरे इसमें तो आपके दादाजी ने लिखा है कि हमने इतने युद्ध किया था, इसमें 2 हिंदुओं के बारे में बताया है, 5 मुसलमानों के बारे में बता दिए हैं, राज्यों के बारे में कि इसने क्या क्या किया था, हमने किस तरीके से युद्ध किया था। अब हमारा जो, और हम जब मरेंगे ना तो हमें काबुल में दफनाया जाए, इसके दादाजी ने लिखा था। तो कहा ठीक है, दादाजी ने ऐसा कहा था, ठीक है कोई बात नहीं, हम चलते हैं। अब गया आराम बाग में, और आराम बाग में जाने के बाद मकबरा को खोदवा देता है, कहता है खोदो भाई, इसमें से निकालते हैं दादाजी को, क्योंकि दादाजी इसी में पड़े होंगे। जब खोदा देखा तो कहा दादाजी कहाँ गए, दादाजी तो है नहीं। अब दादाजी को क्या करे, वो मिले नहीं। तो कहा गया कि देखो दादाजी तो इसमें गल गए, आपके हड्डी गुड्डी कुछ ना बची, इतने साल हो गए, एक काम करते हैं ना, इनके मट्टी को उठाओ, और इनके मट्टी को उठा के लेके चलते हैं और बना देते हैं काबुल में। तब काबुल में बाबर का मकबरा बनाया गया। अब पूछेगा कि बाबर का मकबरा कहाँ है भैया, तो काबुल में बताना। अब कहाँ बताओगे, काबुल में। ये भी पूछ सकता है पहले कहाँ था। देखिए जब आप यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे किसी चीज़ का जॉब, ऐसा मतलब नौकरी के लिए आप जाते हो, एग्ज़ाम के लिए जाते हो ना, उसमें आपको बहुत बारीकी से पूछेगा, पहले कहाँ था, बाद में कहाँ हुआ, पहले क्यों यहाँ कर दिया गया था, बाद में क्यों का सवाल बहुत आता है, कब, कैसे, कौन, क्यों, ये सारे चीज़ को फंसा दिया जाता है। तो उसमें आपको फंसना नहीं है। पहले कहाँ था, 2 उसमें ऑप्शन दिया होता है, 2 तो एक ही बार नहीं देगा, या तो काबुल देगा, या तो फिर आराम बाग, या फिर काबुल। तो आराम बाग से लेके काबुल, अगर दोनों मिक्स एक ही में दे दिया है, ए बी में किसी में, तो आराम बाग से काबुल किसने ले गया था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो तो आपको, मुझे लग रहा है कि पूरा समझ में आएगा। ये नोट्स इस तरीके से आपको तैयार करना है। इस तरीके से अगर तैयार कर लेते हो तो ये बाबर से कहीं क्वेश्चन आपको मतलब छूटेगा नहीं। इसमें कहीं से फंस सकता है, कहीं से छूट सकता है, बता दीजिए आप, कहीं से छूटेगा। मेवाड़ के युद्ध में जो युद्ध हुआ था, उस समय उसका शासक कौन था, बाबर के बीच में जो हुआ था, राणा सांगा था। कब हुआ था, 1527 में हुआ था। फिर 1528 वाला युद्ध, 1529 वाला, सब तो लाइने से है। एक तो ये प्रथम युद्ध सिर्फ आपको समझना है 1519 बाजार में, उसके बाद आपको समझ लेना है 26 वाला, 27 वाला, 28 वाला, 29 वाला। अब कहाँ फंस रहे हो, 1 2 3 4 5 तो युद्ध किया था बाबर ने, 5 मात्र युद्ध किया था भारत में, और इसने जीता। 5 के 5 जगहों पे जीत पाई, और इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका मकबरा बना दिया जाता है, कहाँ पे, आराम बाग में। लेकिन आराम बाग से कहाँ उठा के ले जाया जाता है, काबुल में। एक बात ध्यान देना, आगरा का स्थापना किसने किया था, आगरा का स्थापना अगर सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर ने नहीं, सिकंदर के बारे में ना समझना, अलेक्जेंडर सिकंदर नहीं, ये नहीं, आपको कहना है कि सिकंदर लोदी ने किया था, जिस समय लोदी वंश चल रहा था। इब्राहिम लोदी से पहले सिकंदर लोदी आया था, तो उसने बनवा दिया था, पहले ही बनवा दिया था। ठीक है, यहाँ तक आपको पता हो गया होगा पूरा। कहीं दिक्कत आपको, ये वीडियो में आपको कहीं ना दिक्कत हो सकती है ना, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक आपने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मैं आपको इसके आगे वाला हुमायूं के बारे में बताऊँगी। अब हम मध्यकालीन तो धीरे धीरे चला रहे हैं, मध्यकालीन कुछ दिन चलेगा, उसके बाद हम आधुनिक इतिहास समझेंगे।
यहाँ तक आप लोग देख लिए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अब इसके बाद, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।